जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, चैप्टर 33। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। अब पिछले वीडियो में हमने दोनों हाउसेस के बारे में जान लिया था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये लेजिस्लेचर होता है उसमें गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है, और गवर्नर जो है वो भी इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट पार्ट में। तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर देखते हैं हम। जो वहाँ पर जाने वाले हैं उनकी मेंबरशिप, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर आकर कोई स्टेट के लेजिस्लेचर में जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है। उसके बाद मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जिसे ऑथराइज किया है उस पर्सन के सामने यहाँ पर उन्हें ओथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सेम हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट में भी। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो ओथ है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एज दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने कंपेयर किससे किया था? राज्यसभा से किया था। अब राज्यसभा में एज क्या है, मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है? तो 30 ईयर्स। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी भी यहाँ पर 30 ईयर्स आपको मिल गई। मतलब याद रखने में एकदम आसानी जाएगी आपको। अब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली को हमने किससे कंपेयर किया था? लोकसभा से किया था। लोकसभा में कितनी एज चाहिए? 25 ईयर्स चाहिए। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 25 साल। मतलब आपको याद रखने के लिए एकदम आसान जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 ईयर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली 25 ईयर्स। मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्पीकर बनना है लोकसभा का तो आपको एज कितनी रहनी चाहिए? 25 ईयर्स रहनी चाहिए। अगर आपको चेयरमैन बनना है राज्यसभा का तो आपको मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए? 30 ईयर्स? नहीं, 35 ईयर्स। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है 35 ईयर्स चाहिए, और चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो, मतलब जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेट पर आते हैं। तो अगर आपको चेयरमैन बनना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए क्या? तो नहीं, यहाँ पर 30 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ पर उसी में के मेंबर होते हैं। इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर चेयरमैन बनना है 30 ईयर्स आपको चाहिए रहेगी, और अगर आपको स्पीकर बनना है लेजिस्लेटिव असेंबली का तो आपको 25 ईयर्स चाहिए रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मस्ट बी एन इलेक्टर ऑफ एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। अब जो स्टेट में ये है उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर रहना चाहिए। एंड क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन, अब गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाइड रहना चाहिए। ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन द कंसर्न स्टेट। अब ये तीन कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। पहली कौन सी है? कि वो इलेक्टर रहना चाहिए उस स्टेट का। दूसरी चीज़ ये है कि वो क्वालिफाइड रहना चाहिए गवर्नमेंट नॉमिनेशन, गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि वो कंसर्न स्टेट का रेसिडेंट रहना चाहिए। दूसरा ये आता है कि मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। अब वही चीज़ है सेम यहाँ पर आई हुई। तीसरी चीज़ यहाँ आती है कि मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इफ़ ही वांट्स टू कॉन्टेस्ट द सीट रिजर्व फॉर देम। अब यहाँ पर किसी इंसान को अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ये सीट से कॉन्टेस्ट करना है तो उसे शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर रहना ज़रूरी है। हाउएवर, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो लेकिन वो नॉट रिजर्व्ड सीट से अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता हो तो वो भी वो कर सकता है। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होंगे? अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो ये फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट से किसी दो पोस्ट से अगर सैलरी उठाते हो तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिना जाएगा। उसके बाद अनसाउंड माइंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट, अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किए जाते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। उसके बाद अगर दिवाला इंसॉल्वेंट अगर घोषित कर दिए जाते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे।
अगर वो सिटीज़न नहीं रहते हैं भारत के, मतलब किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप जो है वो एक्वायर करते हैं। अब हमें ये पता है, हमने सिटीज़नशिप चैप्टर में देखा है कि अगर कोई इंसान किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर करता है तो भारत की सिटीज़नशिप जो है वो चली जाएगी। तो उसी तरीके से अगर वो किसी और सिटीज़नशिप, किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर करते हैं तो भारत के सिटीज़न नहीं रहेंगे। और हमने पहले ही देखा है कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिस चीज़ से, तो डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 देखते हैं। अब ये जो हमने देखा है ये एज पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। हमारे जो यूपीएससी एग्जाम है उसमें इतना पर्टिकुलर भी वो पूछ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसके मुताबिक क्या है, मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी ऑन द इलेक्टोरल ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस। अब ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखने को मिलती है वो इन जनरलाइज्ड है। हमें इस ईजिली जो है डिस्टिंग्विश करते आएगा, क्योंकि जनरलाइज्ड है पूरा का पूरा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। अब ये जो है ये चीज़ चेंज हो सकती है। मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी ऑन द इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर ईयर, 2 या 2 से साल से ज़्यादा वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं जाना चाहिए, किसी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर होता है तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन, ये हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है, कुछ एक्ट होने के पहले ही गिरफ्तारी हो जाए तो उसे डिटेन हो जाए तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। उसका नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। अब इलेक्शन एक्सपेंसेस कितना हुआ है अगर वो विद इन टाइम नहीं बता पाए तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नॉट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके काम होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। ऐसी कोई कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट नहीं बनना चाहिए, कोई भी कॉरपोरेशन का जिसमें गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा शेयर हो। उसके बाद नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। अब यहाँ पर डिसमिस नहीं होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन के चार्ज पर या फिर डिसलॉयल्टी अगर वो दिखाते हैं स्टेट के प्रति तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहाँ पर एनमिटी जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग सोशल क्राइम, सोशल क्राइम को प्रीच नहीं करना चाहिए, तब ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। गवर्नर जो है उनका डिसीजन यहाँ पर फाइनल रहेगा। अब यहाँ पर उन्होंने जो ओपिनियन है अपना इलेक्शन कमीशन से भी ऑब्टेन करना चाहिए। ये बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, पॉइंट आता है कि अगर 10th शेड्यूल के मुताबिक अगर डिफेक्शन हो, अगर एंटी डिफेक्शन के मुताबिक यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसका डिसीजन, किसका डिसीजन फाइनल रहने वाला है, तो जो स्पीकर है उनका डिसीजन फाइनल रहने वाला है। बराबर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के उनका डिसीजन फाइनल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन जब होता है तो यहाँ पर गवर्नर का डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा, लेकिन यहाँ पर उन्हें ओपिनियन ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया था डिफेक्शन 10th शेड्यूल के मुताबिक, अब यहाँ पर अगर कोई इंसान वॉलंटरीली अपनी जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी की वो गिव अप कर देता है, जैसे कि यहाँ पर जो राहुल गांधी साहब है वो बोल रहे हैं कि आई एम लिविंग कांग्रेस, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो अपनी वॉलंटरीली अपनी जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी की वो गिव अप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर डिफेक्शन के जरिए 10th शेड्यूल के जरिए ये डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिए जाएंगे। अगर वो वोट करते हैं या एब्सटेंड करते हैं फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर जो राहुल गांधी साहब है वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अगर उन्होंने, कांग्रेस ने जो एक चीज़ ठहराई है कि हम ये चीज़ पर वोट करेंगे, अगर वो उसके अगेंस्ट में जाकर वोट करते हैं, मतलब जो बीजेपी है उनके साइड से वो वोट करते हैं या फिर एब्सेंट कर देते हैं फ्रॉम वोटिंग, तो भी वो डिफेक्शन के ज़रिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इफ़ एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी वो डिफेक्शन के ज़रिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अब अगर मैं आपको पॉपुलैरिटी के हिसाब से बताऊँ तो सचिन तेंदुलकर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज पर 10th शेड्यूल। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल बाय स्पीकर इन लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब 10th शेड्यूल के मुताबिक डिफेक्शन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है
तब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होते हैं, तो वो यहाँ पर उनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहेगा। अब 1992 के बाद यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है इस पर भी लाया गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये भी चीज़ जुडिशियल रिव्यू में आती है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर वैकेटिंग ऑफ सीट्स, अब सीट जो है कैसे वैकेंट किए जाते हैं, तो डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप जो है हमने पार्लियामेंट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डबल मेंबरशिप के जो प्रकार है वो देखे हैं, काफ़ी डिटेल में देखा है। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब यहाँ पर अगर दोनों जगह पर कोई इंसान जो है वो इलेक्ट होकर आ जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, तो कोई भी एक हाउस में उनकी जो सीट है वो वैकेंट कर दी जाएगी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब कहाँ से कर दी जाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो कोई भी एक सीट, एक जगह से उनकी सीट जो है वैकेंट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट, डिसक्वालिफिकेशन। अब डिसक्वालिफिकेशन जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इंसान एब्सेंट कर देता है वोटिंग से, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को करता है, या फिर वो जो भी चीज़ें हमने डिस्क्वालिफिकेशन की देखी है, तो इस चीज़ से भी वैकेंट होती है, सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है राहुल गांधी साहब का, तो उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। उसके बाद आता है रेसिग्नेशन। अगर कोई इंसान रेसिग्नेशन दे देता है तो भी वो उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई इंसान जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई जो मेंबर है, अगर वो रेसिग्नेशन देना चाहता है तो वो किसके पास देगा, तो वो स्पीकर के पास देगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास देना होता है, तो वो स्पीकर के पास देगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है उसे अगर रेसिग्नेशन देना है तो वो चेयरमैन को देंगे। अब ये जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनका रेसिग्नेशन, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं उनका रेसिग्नेशन। अब यहाँ पर वैकेटिंग ऑफ सीट्स में अब्सेंस। अब यहाँ पर अब एकदम ऑन लाइटर नोट, अगर यहाँ पर जो गवर्नर है, अगर वो मुझे यहाँ पर मेंबर बना देते हैं, नॉमिनेट करते हैं मुझे किसी भी चीज़ के लिए, सोशल वर्क के लिए, आर्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो कंडीशंस दी हुई है उसमें से अगर नॉमिनेट करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर मेंबर बन चुका हूँ लेकिन मैं हाउस से अब्सेंट रहता हूँ फॉर मोर देन 60 डेज़ विदाउट परमिशन, मैं परमिशन के बिना अगर 60 डेज से ज़्यादा यहाँ पर अब्सेंट रहता हूँ तो भी मेरी सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आते हैं अदर केसेस। अदर केसेस कौन कौन से हैं, इलेक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड बाय द कोर्ट, या फिर एक्सपेल कर दिए जाते हैं हाउस से, या फिर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्हें अपने आप रेसिग्नेशन जो है देना पड़ेगा, मतलब वैकेंट हो जाएगी उनकी सीट। उसके बाद अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, अगर गवर्नर के लिए भी ऑफिस में जाते हैं तो भी वैकेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने देखी किस तरीके से जो सीट है वैकेंट होती है, ठीक है। वैकेंट मतलब क्या है, खाली होती है। अब यहाँ पर आते हैं हम ओथ और अफर्मेशन पर। ओथ और अफर्मेशन क्या है, हर एक जो मेंबर होता है बिफोर टेकिंग हिज सीट सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब हर एक जो मेंबर होता है वो हाउस में एंटर करने से पहले यहाँ पर ओथ जो है वो लेनी पड़ती है। ओथ किसके सामने लेंगे, तो यहाँ पर गलती से प्रेसिडेंट आ गया है, यहाँ पर क्या चाहिए, तो गवर्नर चाहिए और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, क्योंकि जो स्टेट होते हैं उसमें गवर्नर के सामने जो है वो ओथ लेनी पड़ती है। तो ये मार्क कीजिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पर गवर्नर चाहिए। सेंटर का अगर हम देखें तो सेंटर में प्रेसिडेंट चाहिए, लेकिन स्टेट में अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर गवर्नर चाहिए। अब ओथ क्या होती है इनकी, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ हिज हाउस। आपको याद ही हो गया होगा, अब ये इतने बार हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अनलेस मेंबर टेक्स ओथ। जब तक जो मेंबर है वो ओथ नहीं लेता है वो वोट या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है प्रोसीडिंग में। या फिर जो इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस उन्हें मिलते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, क्या इम्यूनिटीज़ क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन सेम है जो हमने पार्लियामेंट में कवर किया था वही सेम यहाँ पर है। तो उन्हें इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे जब तक वो ओथ जो है वो नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर 500 रुपीज़ फाइन फॉर ईच डे फॉर सिटिंग इन दी हाउस, इसका भी प्रावधान किया हुआ है। कोई इंसान अगर हाउस में बैठता है तो उसे 500 रुपये हर दिन का फ़ाइन देना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें 500 रुपये का फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा। बिफोर टेकिंग एन ओथ, अगर कोई इंसान ओथ लेने के पहले ही अगर हाउस में जाकर बैठ रहा है तो जितने दिन बैठेगा उतने दिन उसको 500 रुपये हर दिन का फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा। अब लोग जो है वो ओथ लेने के बाद भी बैठने नहीं जाते हैं, तो बिना ओथ की क्यों बैठने जाएंगे। तो ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि 500 रुपये आपको फ़ाइन देनी पड़ेगी।
उसके ही नोज दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड मेंबर, अगर वो उसे पता है कि वो क्वालिफाइड ही नहीं है, मतलब जो एज प्रिस्क्राइब की हुई है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली देखा तो 25 ईयर्स है, अगर कोई 24 ईयर्स का है और अगर वहाँ पर जाके बैठता है तो ऑब्वियस है कि उससे 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है। या फिर अगर कोई डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, अब किसी इंसान को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, अगर वो इंसान फिर भी आके बैठता है तो उसे 500 रुपये की फ़ाइन हर दिन की देना पड़ेगा, जितने दिन वो आकर बैठने वाला है। ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग, अगर वो प्रोहिबिट किए जाते हैं उन्हें सिटिंग और वोटिंग से, तो भी उन्हें 500 रुपये जो है वो फाइन देना पड़ेगा। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हर एक हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पर लेजिस्लेचर हम पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पर ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली देखें तो वहाँ पर स्पीकर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखें तो वहाँ पर चेयरमैन होते हैं, बराबर है। तो अब स्पीकर और चेयरमैन, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रहे हैं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज़ करते रहिए। वीडियोस जो है वो जितने भी वीडियोस हैं फिर से एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाइए, जितने भी वीडियोस है वो फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 की स्पीड से आप फिर से देख लीजिए, या फिर जो मैं पीपीटी सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर, आप वो पीपीटी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका पीपीटी जो है वो हर एक चैप्टर की 5 या 10 मिनट में मैक्स टू मैक्स हो जाएगी। तो इसलिए फटाफट पीपीटी भी रिवाइज़ कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जितने हमारे चैप्टर्स हुए हैं, अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर का क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है ही नहीं। तो इसलिए आप अश्योर्ड रहिए कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। पॉलिटी आपका पूरा का पूरा इसमें से ही आने वाला है, जो वीडियोज़ हमने लिए हैं। अब जो चैप्टर्स हमने कवर नहीं किए, अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो वो अलग बात है, लेकिन जितने चैप्टर्स हमने कवर किए हैं तो उस पर ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।